सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको भी वो बताऊं। देखो सर, जन्म लेना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, मरना मृत्यु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसका उन्होंने विश्लेषण डर के कारण काम कर रहे हैं, किसी खुशी के कारण काम कर रहे हैं। और ये हो गया एक इमोशनल। हमेशा बाजार के अंदर कि भैया उनकी क्वांटिटी इतनी होती है कि अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उनका खर्चा तो ऐसे ही निकल जाएगा। हमारी क्वांटिटी इतनी होती है, अगर डिविडेंड भी दे रही है तो हमारा कुछ भी आ सकती है। और इस कमी का कारण है ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन में वृद्धि होना। आपको अभी एथेनॉल पर कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। ऐसा है जिसने एमआरएफ को भी पीछे कर दिया और वो एमआरएफ से भी बहुत बड़ा शेयर बन गया है। कल मैं रात के 1:30 से 2 बजे मैंने कुछ सुना और वो सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मुझे वो बातें आपको भी बतानी पड़ेगी। तक 2,36,250 रुपये करीब की थी। अब आप सब सोचेंगे यार 100 ही शेयर हमारे पास होते, 3 रुपये 20-21 पैसे का शेयर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर श्री रेणुका शुगर की, बात करेंगे सलासल टेक्नो की, और बात करेंगे सर JSW ग्रुप ने किसके साथ ज्वाइंट वेंचर करके किस क्षेत्र के लिए अपनी उपलब्धियों को आगे किया है। और एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो करीब 3 रुपये 20 पैसे का जो शेयर था, अब वो शेयर उसने एमआरएफ को भी फेल कर दिया, यानी कि उसकी जो प्राइस है करीब कल तक 2,36,250 रुपये करीब की थी। अब आप सब सोचेंगे यार 100 ही शेयर हमारे पास होते, 3 रुपये 20-21 पैसे का शेयर था, 1 साल तक इसी रेट पर ये टहलता रहा ना। उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, बाजार के अंदर निरंतर उतार चढ़ाव चल रहे हैं और ये संभव है हमेशा ये चलते ही रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाज़ार के अंदर उथल पुथल ना हो, कुछ ऐसी चीज़ आपको अंदर से हिला दे कि जो आपकी अंदर की भावना को भी तोड़ दे कि भैया गिरावट हो रही है तो मैं बेच कर निकल जाऊं, उछाल हो रहा है तो मैं ख़रीदता ही चले जाऊं। वो वाली भावना किसी भी चीज़ से अगर आपके अंदर प्रेरित हो रही है तो वो सबसे बड़ा एक हमारा शेयर बाज़ार के अंदर हमारे कदमों को रोक रहा है, विफलता की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि इसी बाज़ार में सब अपनी रणनीतियों के लिए वर्क कर रहे हैं और सबका मकसद पैसा कमाने का है। जब कई बड़े बड़े लोग भी अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एफआईज निकल जाते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं निकल रहे होंगे, प्रॉफिट बुक करके ही निकल रहे होंगे, है ना। फिर दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड वाले अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और उनका मकसद दूर तक का होता है। इन सारी स्थितियों में हम उलझ कर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को बचाना, अपने लॉस को और ज़्यादा ना बढ़ाकर उसे बुक करना, इन सारी रणनीतियों में हम उलझ के रह जाते हैं। असल में ये सारी रणनीतियाँ जिस पे भी हम वर्क करते हैं ये हमारी एक सही नीति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम किसी डर के कारण काम कर रहे हैं, किसी खुशी के कारण काम कर रहे हैं। और ये हो गया एक इमोशनल। हमेशा बाज़ार के अंदर ये डर और खुशी का माहौल रहेगा। इन पर विजय हमें प्राप्त करनी है और जब हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे अच्छा होगा। कल मैं रात के 1:30 से 2 बजे मैंने कुछ सुना और वो सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मुझे वो बातें आपको भी बतानी पड़ेगी। देखो सर, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि आपका कमाया हुआ पैसा शुद्ध हो, और उस पैसे से जब हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए वर्क करते हैं तो वो एक खुशी का माहौल क्रिएट करता है हमारे अंदर और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब हमारा पैसा मेहनत का होगा, समझ रहे हो। और जब हमारा पैसा उस उलझन का होगा जहाँ पर हम टेंशन ले रहे हैं, कुछ अलग अलग रणनीतियाँ कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो वो पैसा लाजमी मुझे नहीं लगता काम आएगा। हमारा सबसे पहला हमारा जो कर्म है वो हमारा बहुत बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने कल एक चीज़ सुनी और सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको भी वो बताऊं। देखो सर, जन्म लेना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, मरना मृत्यु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है।
और इसका उन्होंने विश्लेषण करके इस तरीके से बताया कि जब जन्म होता है तो उस टाइम तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता ना, माँ बाप किसी तरीके से उसे कुछ भी कर दें, कहीं भी गिर दें तो गिर जाएगा, कहीं भी रखे तो उसे रख जाएगा, वो बचपन में तो उसे कुछ पता ही नहीं ना। पर जब वो कुछ अपने तरीके से कमाकर कुछ अच्छा करके कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ले और जब वो मरे तो आप यकीन करना उसकी मृत्यु के अंदर जो चीज़ें होती है, जब मर के जाता है तो उसकी होती है गुडविल, क्या उसने अच्छा काम किया। अभी टाटा ग्रुप के जो अभी पता लगा आपकी उनकी मृत्यु हो गई तो कितने लोग उसमें टेंशन में आए और उनकी चीज़ों को याद किया, उनकी अच्छाई को याद किया। तो महत्वपूर्ण होता है मरना, इसीलिए क्वालिटी वाली ज़िंदगी हमें जीना पड़ेगा। चाहे भले ज़्यादा पैसा हम ना कमा पाएँ, पर किसी को ठग कर पैसा कमाना, किसी की रणनीतियों से अलग चीज़ें करना। मैंने कई बार कहा है कि जब भी किसी सामान लेने जाते हैं हमें पैसे एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा दे दे तो अगर हमें याद है तो उसके पैसे हमें लुटाने हैं। तो जब भी हम ऐसे कर्म करते जाएंगे, जरूरी नहीं कि हमें बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, पर मरने के बाद कोई ये ना बोले कि भैया ये ऐसा था वैसा था। तो बुरे लोगों को भी मरने के बाद एक ख्याति मिलती है, लेकिन वो हमेशा उनको टोकते, तो उनकी आत्मा शांति कैसे मिलेगी। इसलिए जन्म लेना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पर अपने पूरे जीवन में हमें ये याद रखना है कि एक दिन तो हमें दुनिया से जाना ही होगा। तो इसलिए हर कदम सत्यता की ओर, सिंपल तरीकों से चीज़ों की ओर, किसी भी लालच में पड़कर, किसी भी टिप्स में पड़कर अपना पैसा लगाने से पहले पूरे परिवार के बारे में हमें सोचना है कि इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत मेरे घर वालों को भी है। फिर उस पैसे को आप जब सही ढंग से लगाएंगे, जो आपका पैसा बचा हुआ है, तो वो अच्छे शेयरों में ही फिर आपका वो पैसा लगेगा। इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखो सर, एक शेयर ऐसा है जिसने एमआरएफ को भी पीछे कर दिया और वो एमआरएफ से भी बहुत बड़ा शेयर बन गया है, जिसका प्राइस कल तक के मैं बता रहा हूँ 2,36,250 रुपये करीब का था। ये ऐसा एक शेयर है जिसने सबकी आंखों में चकाचौंध ला दी कि भैया 100 शेयर 50 शेयर ही होते तो आज लखपति बन जाते हम, है ना। सोच रहे होंगे सबके सब, आता ही मन में है कि भैया 2,36,250 रुपये का शेयर अचंभित कर जाता है। और वहीं पर कल अगर हम एमआरएफ का रेट देखें तो 1,22,577 रुपये करीब का शेयर था एमआरएफ का, तो उससे भी बड़ा शेयर बन गया। 3 रुपये 21 पैसे तक ये शेयर 1 साल तक के टहलता रहा। और कुछ विश्लेषक न्यूज के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं 3 रुपये 21 पैसे वाले शेयर के बारे में जो 1 साल तक टहलता रहा। एक न्यूज निकल कर आई कि देश की बड़ी कंपनी जो एशियन पेंट है उसके अंदर इस कंपनी का करीब 2.95% का स्टेक है। आज उसकी वैल्यू 8,500 करोड़ रुपए करीब की है। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी जो इसकी होल्डिंग, उससे इसका 8,500 करोड़ रुपए लाजमी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब लोग कहेंगे इस शेयर को खरीदें, बेशक देखो शेयर ही देखो कैसे किस 3 रुपये 21 पैसे का था, किस वजह से ऊपर गया। तो ऐसे शेयरों को सिर्फ देखना चाहिए, उसके मजे लेने चाहिए, उसमें कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पे इतना पैसा नहीं है कि एक एक शेयर में हम इतना पैसा लगाएंगे। तो एक तो ये बात हुई कि भैया जब शेयर प्राइस की चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो किस्मतें कभी भी खुल जाती हैं। तो वो एक शेयर है जिसने एमआरएफ की उपाधि को भी छीन लिया, पर हमेशा इसी चीज़ पे टिका रहेगा। भैया ये भी चीज़ें सोचने वाली बन जाती हैं, इसलिए इस चीज़ का सिर्फ लुत्फ उठाइए, सोचिए। JSW ग्रुप जो है सही भैया बहुत बेहतरीन वर्क करने की सोच रहा है और अपने स्टील के उत्पादन में अच्छा वर्क, अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा है। इस वक्त अगर हम वर्तमान में जो चीज़ें JSW स्टील के उत्पादन की देखें तो करीब 3.42 करोड़ टन है, जो साल भर की क्षमता है इनकी उत्पादन करने की। अब JSW ग्रुप की एक मंशा है कि वो इस क्षमता को करीब 2031 तक 5 करोड़ टन तक ले जाएं। और जब इतनी बड़ी क्षमता वो बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें वो अपनी चीज़ों के लिए अच्छा करेंगे, जो आगे जाकर उनको अच्छा फल देकर जाएगी। दक्षिण कोरिया की कंपनी पॉस्को के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर के साथ उद्यम बनाने की नीतियों के साथ वर्क किया है, जो देश के अंदर एक स्टील का प्लांट बनाने में
काम करेंगे, जिसकी क्षमता करीब 50 लाख टन की होगी, तो उस पर ये वर्क करेंगे। दूसरा, JSW की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो रणनीतिक उन्होंने साझेदारी पॉस्को के साथ की है, तो उनकी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये अपनी क्षमता को जो बढ़ाएंगे, एक महत्वपूर्ण कदम देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं। और अपने स्टील के कारोबार को बढ़ाने की क्षमता के साथ ये भी इनका एक नया कदम है जो बेस्ट है। वो कहते हैं कि हम भारत के अंदर स्टील के अंदर एक अग्रणीय क्षमता उत्पन्न करने के लिए वर्क करते हैं और अपनी परियोजनाओं का निष्पादन करने की भी उनके ऊपर काबिलियत है। और अब और एक 4 चांद लग जाएंगे जब दक्षिण कोरिया की कंपनी फॉस्को के साथ मिलकर ये यहाँ पर एक तो स्टील के लिए, दूसरा बैटरी की सामग्री और नवकरणीय ऊर्जा की क्षेत्र के अंदर अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये वर्क किया है। दूसरा, जब भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्क करती है और दूसरी बाहर की कंपनी के साथ काम करती है, तो 2 चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। एक तो हमारे देश की क्षमता जो कंपनी वर्क कर रही है, दूसरा माइंड दूसरी देश की कंपनी का, क्योंकि जब 2 माइंड, बेस्ट माइंड आपस में मिलते हैं तो कुछ नई चीज़ ही अच्छी होती है। तो ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, यहाँ सारा फोकस हमारा शेयर को खरीदने बेचने में नहीं होता है भैया, वो क्षमता जानने में होता है जो कंपनी हमें बता रही है। तो मैं उस द्वारा आपको बता रहा हूँ। तो पॉस्को के साथ जो जॉइंट वेंचर की नीतियों के साथ JSW चीज़ें अपनी सपने देख रहा है, वो उसकी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपनी क्षमता को बढ़ाने में, नवकरणीय ऊर्जा और बैटरी की सामग्री के लिए और स्टील के उत्पादन में अच्छा वर्क करने की रणनीतियों के साथ उसने ये न्यूज हमें बताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पॉस्को के साथ मिलकर भारतीय स्टील उद्योग में योगदान देने के लिए हमारी यात्रा को और अच्छा करके जाएगी। तो भैया, स्टील सेक्टर भले ही नाजुक हो, भले ही स्टील की कंपनियों के अंदर गिरावट के सिलसिले आपको पता है किस वजह से चल रहे हैं, चाहे वो आयात की वजह से, कई कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ा है, जो आयात जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और ये JSW स्टील की कंपनी पे भी पड़ा था, वहाँ पर भी यही बात कही गई थी। तो हमें प्रमुख चीज़ों को अच्छे करते हुए आगे की तरफ बढ़कर चलना है। देखो सर, सलासर टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है और सारी रणनीतियाँ अच्छे संकेतों के साथ समझाई है। स्टील की संरचना में कंपनी वर्क करती है, दूर संचार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और आपका रेलवे के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के द्वारा कंपनी वर्क करती है। जब भी कंपनी अपनी रणनीतियाँ हमें बताती है तो वो हम सुन लेते हैं, हम हर एक चीज़ सुन लेते हैं कि भैया ये कंपनी कर रही है, ये कंपनी कर रही है, पर एक्चुअल चीज़ हमें दिखती है जब उसका क्वार्टर रिजल्ट आता है। क्योंकि कुछ भी कंपनी बताए, पर जो भी चीज़ हमें दिखेगी वो उसके रिजल्ट में ही हमें देखने को मिलेगी। अब जो भी इसके ऑर्डर होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी न्यूज़ होगी, वो आगे की तरफ हम देखेंगे, है ना। तो उत्सुकता कभी भी किसी की वीडियो बनाकर देखकर डिसीजन लेने की कभी मत बनाएं। सोचें कि कोई आपको ब्रेकआउट करके दिखाए, कोई आपको ये बताए, कोई वो बताए, आपको सिर्फ अपनी मंशा देखनी है। वो होती है शुद्ध एनालाइज, फंडामेंटल चेक करना, न्यूज़ को समझना और कंट्रोल करना। और जब तक कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपको समझनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चीनी पे जो निर्यात में पाबंदी है, अब हम सोच रहे हैं कि भैया ये निर्यात जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि काफ़ी चीनी वाली कंपनियां होगी या फिर यहाँ से ज़्यादा वर्क जो चीनी पे करती है, जैसे सकुमा भी आपको पता ही है कि चीनी के निर्यात की वजह से थोड़ा सा इसकी कंपनी के अंदर भी नाजुक स्थितियां बनी है, क्योंकि इन्होंने अपने स्किनर में खुद ही कहा था कि निर्यात पर पाबंदी होने से थोड़ा इनकी बाज़ार की हिस्सेदारी में प्रॉब्लम आई है। हम नहीं कह रहे हैं, कंपनी ने स्किनर पर लिखा हुआ है। दूसरा, अगर यहाँ से निर्यात खुले तो कुछ ना कुछ फिर चीनी कंपनियों में अच्छा हो सकता है। पर एक चीज़ न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर विश्लेषण करने वालों ने बताया, यानी कि सिंगापुर स्थित कमोडिटी व्यापारी विल्मर ने ये चीज़ बता दी है कि भारत के अंदर चीनी की जो उपलब्धता होती है उसके अंदर कमी आ सकती है। और इस कमी का कारण है
ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन में वृद्धि होना। आपको अभी एथेनॉल पर कुछ चीज़ें देखने को मिली थी ना, तो उसकी वजह से उनको ये लगता है कि 2024 और 25 में जो सीजन चीनी का चलेगा उसके अंदर निर्यात के अंदर थोड़े संकट आ सकते हैं, क्योंकि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सुक्रोज बनाया जा रहा है वो चीनी में यूज ना होकर अधिकतर आपको एथेनॉल के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर पेट्रोल पंप में मिश्रित जो एथेनॉल मिलेगा वो गन्ने से भी बनता है, अनाज से भी बनता है ना। तो एक दो चीज़ होगी यहाँ पर भैया, अगर अनाज से बनता है तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर गन्ने से बनता है तो गन्ना दो चीज़ों में बदलता है, तो चीनी और दूसरा अब ये आपको देखने को मिल रहा है एथेनॉल। और एथेनॉल एक हरित ऊर्जा के लिए चीज़ें हैं जो हमारा देश नहीं कई देश इसको ऊपर वर्क करते जा रहे हैं। और एक चीज़ में आपको और समझनी है कि सबसे बड़ा दुनिया में चीनी का उत्पादक कौन सा देश करता है, वो है ब्राज़ील, और दूसरे नंबर पे है हमारा भारत। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो सुक्रोज एथेनॉल पे बनाने के लिए यूज हो रहा है, इसकी उपलब्धता जो है भारत के अंदर कहीं कम ना हो जाए, और इसकी वजह से जो निर्यात है वो पाबंदी की चीज़ों के साथ ना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक सिंगापुर स्थित कमोडिटी व्यापारी जो हैं विल्मर ने ऐसी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो कहीं ना कहीं इससे एक दिशा तो दिख रही है कि चीनी के निर्यात के अंदर 2024 और 25 में जो सीजन आएगा उसके अंदर उनकी मुताबिक कुछ चीज़ें अलग हैं। ये मैंने आपको बता दिया। देखो सर, सबसे बड़ा देश के अंदर चीनी की रिफाइनरी और एथेनॉल का उत्पादन करने वाला कौन सा कंपनी है, उस कंपनी का नाम है श्री रेणुका शुगर, है ना। दूसरा आपको एक चीज़ और समझनी है, भारत की हरित ऊर्जा यानी कि एथेनॉल मिश्रण में हरित ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करता कौन है, श्री रेणुका शुगर है। क्योंकि भारत के लक्ष्य जब एथेनॉल के अंदर होंगे उस पर कौन कौन सी कंपनी एथेनॉल की चीज़ें ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ पर नाम आ रहा है श्री रेणुका शुगर का। तो समझ में आ रहा है। तो एक भारत के लक्ष्य के जो एथेनॉल के हैं मिश्रित करने वाले, उसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है, वो है श्री रेणुका शुगर। और देश के अंदर में भी एक बड़ी कंपनी जो चीनी और इस पे वर्क करती है वो कौन है, श्री रेणुका शुगर। श्री रेणुका शुगर आपको चीनी में, एथेनॉल मिश्रण में, अल्कोहल में, बिजली में का उत्पादन करने में और बिक्री करने में लगी हुई है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी की अगर हम सेल्स देखें भैया, कंपनी की सेल्स 200-300 करोड़ की नहीं होती, कंपनी की सेल 2-2 हज़ार करोड़ से ऊपर की होती है। और एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी रेणुका शुगर से पहले कि इसके पास 2 बंदरगाह आधारित रिफाइनरियां हैं, 2 बंदरगाह आधारित चीनी रिफाइनरियां हैं, जिससे भारत से निर्यात और आयात करने में आसानी होती है। ये एक ऐसी कंपनी है, इसके पास बंदरगाह आधारित चीनी रिफाइनरियां हैं जहां पर चीनी को भेजना और लाना इसकी चीज़ों के साथ होता है। दूसरा, डिस्टिलरी ईपीसी में भी कंपनी वर्क करती है। तीसरा, हरित ऊर्जा के लिए भारत की सबसे बड़ी एथेनॉल उत्पादन करने में जो कंपनी वर्क करती है वो देश की एक हरित ऊर्जा की क्रांति जो एथेनॉल से निकल रही है उसके अंदर भी योगदान करती है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए, ये आप समझना। विल्मर ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं आपको बता दूं बाहर का, जहां पर भी जो विल्मर है वो विल्मर ग्रुप सिंगापुर वाले हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज इसकी Q2 भी हम समझेंगे। पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 9025 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का हाई अगर आप देखें 56.50 है, 36.60 का इसका लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 42 रुपये 50 पैसे करीब का चल रहा है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी का रिजर्व माइनस में है, जो एक निगेटिव संकेत हमें दे रहा है, जो 1796 करोड़ का इनका रिजर्व माइनस में है। उधार कंपनी के अंदर 5610 करोड़ का है। सितंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स जो की थी करीब
2555 की सेल्स की थी और लॉस कंपनी का 206 करोड़। तो कंपनी लॉस कर रही है, पर लॉस के साथ साथ रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज है। 2555 करोड़ की सेल्स और 206 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। और एक चीज़ हमें समझनी है कि सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 2566 करोड़ की कर दी। मात्र 11 करोड़ की ही सेल्स बढ़ाई है, पर कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाया। चौंकाने वाली चीज़ यह है कि जहां कंपनी का जो लॉस था काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था, पिछले बार 206 करोड़ का करीब था, इस बार कंपनी का लॉस मात्र 23 करोड़ का रह गया। और देखने की ये चीज़ हमें समझनी है कि जिस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ा रहा है और अपने को लॉस को कम कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाएगी जब ये देश की हरित ऊर्जा के अंदर एथनॉल में चीज़ें करने में बड़ा योगदान करता है। तो देश के अंदर एथनॉल की चीज़ें होनी है अच्छी, वो आप सबको ही पता है। और कई जगह तो भाई मिश्रित एथनॉल जो है पेट्रोल में मिलके भी दिया जा रहा है ना। अच्छा, दो चीज़ और इफेक्ट डालती है ऐसी कंपनियों के ऊपर, मतलब शुगर सेक्टर के ऊपर। एक तो चीनी के रेट बढ़ने वाली न्यूज आई थी, दूसरा एथनॉल की रेट भी ऊपर नीचे होंगे। तो जब भी चीनी के या एथनॉल के रेट ऊपर नीचे होंगे तो कंपनियों में फर्क जरूर पड़ेगा, ये भी आप कहीं लिख लो, है ना। तो सारा मसला हम क्या देखते हैं कि किसी ने कह दिया खरीद लो, किसी ने कह दिया भेज दो, उस पर कुछ भी देखो। मैं तो हर बार ही आपको बताता हूँ भैया, खरीदने बेचने वाली चीज़ों को समझना ही नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें आप समझें। कोई एक व्यापारी कह रहा है कि भैया चीनी के निर्यात में चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल पर वर्क हो रहा है, तो ये भी हमारी समझने वाली नीतियां हैं। और कई चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी समझने वाली चीज़ें हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सोचें कि हमें करोड़पति बनना है या रोड़पति बनना है। हमें सबसे पहले समझना है। मैंने शुरुआत में आपको क्या कहा, सच्चे बनना होगा। सच्चा इसलिए बनना होगा भैया, एक दिन तो मरना ही है ना भैया, एक दिन तो मरना है ना। और क्या जो पुराने लोग कहते हैं भैया, वो कहते थे सर स्वर्ग मिले या नर्क मिले, तो वो भी कुछ ना कुछ बात हो गई, क्योंकि उस वक्त पुराने लोग वाले के ये बिल्कुल अभी भी लोग कहते हैं सही राह पर चलो, सच्चे बन जाओ। भैया स्वर्ग लेना है या नर्क लेना है वो डिसाइड ये जीवन ही करता है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए सोचो ये कि अच्छा ही अच्छा हो, और सोचो ये कि क्वालिटी चीज़ों को हम समझें और उसकी नीतियों को आगे बढ़ाते जाएं। तो वो रणनीति भी हमें समझकर चलनी पड़ेगी। अगर प्रमोटर की बात करें, जू के तू बने पड़े हैं विल्मर ग्रुप में, मैंने आपको बताया था 62.48% है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 4.25% है। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है जो 10.12% है। और पब्लिक कंपनी के अंदर कम हुई है जो 23.15% है। तो ये इसका फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, Q2 बता दिया, और वो चीज़ें बताई हैं जो चीज़ें हमें समझने की हैं। JSW ग्रुप जो है अपनी क्षमता को स्टील के सेक्टर में और ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, बैटरी की सामग्री के लिए, नवकरणीय ऊर्जा के लिए पॉस्को के साथ जो एक उसने ज्वाइंट वेंचर के साथ उद्यम बनाने की चीज़ों के बारे में सोचा, वो उसकी एक क्रांति को और अच्छा करने की नीतियों के साथ है। 3 रुपये 21 पैसे वाला शेयर 2,36,250 तक चले जाए तो नींदें उड़ना वाकिफ है। और नींदें उड़ने का वाकिफ ये नहीं कि शेयर हमारे पास होती है हम खरीद लें। चीज़ों को समझने की रणनीतियाँ मैंने आपको बताई है। आसानी से तो बाजार के अंदर पैसा कभी नहीं बनता, बड़े लोगों का भी नहीं बनता। मैं आपको बताऊं बड़े लोगों का कब बनता है, वो ना वो अच्छे शेयरों को लेकर बैठ जाते हैं। वो तो लेते हैं डिविडेंड के माध्यम से कि भैया उनकी क्वांटिटी इतनी होती है कि अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उनका खर्चा तो ऐसे ही निकल जाएगा। हमारी क्वांटिटी इतनी होती है, अगर डिविडेंड भी दे रही है तो हमारा कुछ भी नहीं होता उससे। और जिसको ज़्यादा डिविडेंड आ रहा है तो वो तो उसके लिए एक ऐसी मुर्गी है जो उसको सोने का अंडा आराम आराम से दे रही है। तो जो लालचे वाली कहानी पहले चलती आ रही है वो वाकिफ लाजमी आपको शेयर बाजार के अंदर लगानी पड़ेगी। आज की वीडियो मोटिवेशनल भी है, आध्यात्मिक भी है। दूसरा Q2 को समझने की रणनीतियाँ भी हैं, साझेदारी को समझने की रणनीतियाँ भी हैं, चीनी की डिमांड और चीनी की चीज़ें वो भी समझने की है। उन सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना है। लालच को कम करना है, त्यागना है, किसी के टिप्स में, किसी की चीज़ों में वर्क नहीं करना है।
आपका अपना कदम आपको अच्छा और बुरा करेगा। किसी के और कदम के साथ, उसके कदम के साथ मिलकर किसी भी चीज़ के अंदर एंट्री करना लाजमी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सबका मन अलग अलग, सबका दिल अलग अलग और सबकी धैर्यता अलग अलग बाज़ार के अंदर होती है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।